जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत अभिनंदन वंदन है हमारे चैनल पे। आइए चलिए हम आपको मुगल साम्राज्य पढ़ाते हैं। देखिए इतिहास से भी प्रश्न आते हैं। तो मुगल साम्राज्य में मुगल साम्राज्य ठीक है ना, ठीक है ना। मुगल साम्राज्य दिख रहा है जी। तो मुगल साम्राज्य या मुगल वंश का संस्थापक जो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक। वैसे शार्ट में लोग क्या कहते हैं बाबर, लेकिन इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये जो है ये संस्थापक, इसके जो है इसका जन्म जो था 1400 कब हुआ था? फरवरी 1483 ईस्वी। फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता का नाम, पिता जो थे उमर शेख मिर्जा था। मिर्जा एक टाइटल है, जैसे आज लोग लगाते हैं पांडे सिंह, हाँ सानिया मिल लगाई है, जैसे अलग अलग ये टाइटल है। सभी किसी भी धर्म का कोई भी है कैसे भी तो लगाते हैं, वैसे भी एक मिर्जा टाइटल। मुगल जो बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा अफगान के फरगना नामक जागीर का, इसके पिता जागीरदार था। अर्थात जागीरदार का मतलब शासक था, छोटा सा था, छोटी सी जागीर थी। उसके पिता उमर शेख मिर्जा थे, यहाँ के शासक थे। लेकिन जो बाबर का जन्म 14 फरवरी जो 1483 ईस्वी में हुआ है, यह जो था काफी हद तक इसके जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति, यह जो है दो वंशावलियों का संतान था। इसके दो वंशावलियों का संतान था। जैसे इसके पहले जो वंशावलियां आई थी भारत में आक्रमण करने वाली, एक चंगेज खां था, और दूसरा तैमूर लंग। तो पिता पक्ष से ये तैमूर लंग का 5वां वंश, पिता पक्ष से तैमूर लंग का 5वां वंश था। और जो है चंगेज खां माता पक्ष से चंगेज खां का वंशज था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा जो है इन दोनों के वंशावली थे, और यह अपने समय के दोनों महत्वपूर्ण आक्रमणकारी थे। इसका विवरण भारतीय इतिहास में बहुत बार मिला है कि दोनों लोग काफी आक्रमण करते थे भारत में, किए भी हैं। और जब भी ये
आते थे भारत की तरफ, इनका जैसे आंधी आनी हो जाती है, रुख हो जाता है, लोग डर के मारे घर में अपने सारे सीमेंट ले जाते हैं, या बारिश होने की उम्मीद होती है तब भी लोग सिमट जाते हैं घरों में। वैसे ही जब ये रुख कर देता था तो लोग आंधी तूफान की तरह इससे डर जाते थे। आम जनता की बात ही छोड़िए, जो क्या है, शासक दहल जाते थे कि अब हमारा साम्राज्य पतन हो जाए, इतनी डर थी इसे, इसके था। तो बाबर इन दोनों का वंशज था, तो वंशावली का असर पड़ता, वंशावली का असर पड़ा, क्योंकि इन दोनों जो है आक्रमणकारियों का ये जो रक्त इसके शरीर में बह रहा था, तो बाबर भी जो है, चूंकि उमर शेख मिर्जा के क्यों नहीं थे इतने महत्वाकांक्षी, क्योंकि इनमें सिर्फ एक वंशावली का रक्त बह रहा था और इसके में इन दोनों की वंशावलियों का रक्त, तो इसलिए बाबर काफी जो है महत्वाकांक्षी था। ठीक है ना, बाबर का महत्वाकांक्षा का कारण था। और बाबर जो शारीरिक रूप से बड़ा बलिष्ठ था। पहले की जो दीवारें थी काफी मोटी होती थी, उस चहर दीवारी पे दो लोगों को कांख में दबा पे दौड़ सकता था, इतना शारीरिक रूप से बलिष्ठ था। और ये इसे अपने पिता की छोटी सी जागीर जो थी अफगान में फरगना की जागीर थी, उसे यह पसंद नहीं करता। इसके पिता जो, और इसे अपने पिता की टाइटिल जो है मिर्जा जो टाइटिल थी वो भी नहीं पसंद। जब इसके पिता की मृत्यु हो गई तो 8 जून इसके जो है 94 में, 8 जून 1994 1494 में इसके पिता की मृत्यु हो गई। 1994 में होता तो कई 100 साल जी जाता, 14 5 19 तो अब तक तो रहने नहीं देता कोई किसी को। तो यह 8 जून 1494 ईस्वी को फरगना की गद्दी पर बैठा, फरगना की गद्दी पर बैठा। अब जब यह स्वयं गद्दी पे बैठा तो अपनी पहली टाइटिल जो था पद जो है मिर्जा टाइटिल को हटा दिया, पद पादशाही चलाया और स्वयं बादशाह बना। पद पादशाही चलाया और स्वयं बादशाह बना। अब ये देखिए 1400 कब पैदा हुआ था, 83 में, और 1494 में बना, तो 4 में से 3 गए 1, 9 में से 8 गए 1, लगभग 11 वर्ष की अवस्था में यह फरगना की गद्दी पर बैठा। इसकी उम्र कम थी तो इसकी दादी जो थी महामनगा, इसकी दादी का क्या नाम था, महामनगा, यह शासन करती थी। इसके शासन करने के लिए नहीं, मतलब शासक तो यही बनाया गया, लेकिन इसकी निगरानी करती थी, देखभाल करती थी कि अभी ये छोटा है। और जब ये थोड़ा और सयाना हुआ तो यह कई बार आक्रमण करना चाहता था, और कई बार यह जो है अपने जो था वो क्या है अपने राज्य भी इस चक्कर में खो दिया, फिर जीता। और चूंकि इस रेगिस्तान में पड़ता है, रेगिस्तान उधर सा है, इसलिए इसे रेगिस्तान में तरबूज होता है। आपको ये भी प्रश्न मिला है कि इसे
कौन सा फल पसंद था? तो बाबर को तरबूज बहुत पसंद था। क्यों? क्योंकि तरबूज ही वहाँ होना था और कुछ होता नहीं था कोई फल, तो इसलिए इसे तरबूज बहुत पसंद था। ये भी प्रश्न उठा हमारे यहाँ है। तो यह जो है भारत पे आक्रमण 1526 ईस्वी में किया था। भारत पर आक्रमण इसने 1526 ईस्वी में किया। ये भी आक्रमण करना चाहता था और भारत में एक चीज खासियत रही है, अपने दुख से उतना दुख नहीं होता है जितना दूसरे के सुख से दुख होता है। तो उस समय दिल्ली की गद्दी काफी महत्वपूर्ण है। जो दिल्ली पे शासन कर लिया, समझो पूरे भारत पे शासन कर लिया। आज नहीं, पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए। जो महाभारत के युग में इंद्रप्रस्थ थी, दिल्ली का नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ था। तो पांडवों की राजधानी थी, तो उनका जो है राजसूय यज्ञ हुआ था, वो सम्राट बने थे। तो उसी प्रकार से जिसने भी दिल्ली पे शासन कर लिया, वो समझो पूरे भारत पे शासन कर। तो यह दिल्ली पे शासन करने के लिए उस समय दिल्ली में लोधी वंश का शासन चल रहा था। लोधी वंश का शासन, और लोधी वंश का शासक जो था इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी यह शासन कर रहा था। 1526 ईस्वी में जब बाबर ने आक्रमण किया भारत पर, तो इस समय दिल्ली पे इब्राहिम लोधी, लोधी वंश का शासक इब्राहिम लोधी कर रहा, ठीक है ना। तो 1526 में इसने आक्रमण किया। यह भी चाहता था कि हम आक्रमण करें भारत जैसे बड़े विशालता पे। और एक चीज ये भी है, क्या कहते हैं लोग कि दुबरे बिटिया गांव भर के हो जाए, जो कमजोर की जोरू गांव भर की हो जाए, यही कहते हैं ना। तो ये भी देखा था कि भारत पे जब वह चाहा कवाय के लूटले चल रहे, तो ये भी वो चाहता था। लेकिन इसकी इच्छा यह नहीं थी लूट के चले जाना, यह अपना विस्तार करना चाहता था, जागीर बड़ा लंबी बनाना चाहता था। इसलिए इसने क्या किया, आक्रमण करने का सोच रहा था। और इधर भारत में उस समय थे राणा सांगा, जो महाराणा प्रताप के पूर्वज थे। आगे चल के इन्हीं के वंशावली में महाराणा प्रताप पैदा हुए हैं, जिसका सामना अकबर से। तो राणा सांगा, इनका एक नाम और था राणा संग्राम सिंह। राणा संग्राम सिंह इनका एक और नाम है। तो यह जो है दिल्ली की गद्दी पे, अब चूंकि ये इब्राहिम लोधी से जीत नहीं पा रहे थे, और इनका जो है एक चाचा था इब्राहिम का, दौलत खान लोधी, इब्राहिम का चाचा। ये दोनों ने क्या किया, थे दो लोग और थे, लेकिन मुख्य लोग यही थे आक्रमण करने के लिए, इब्राहिम से जलते थे। और तो इन्होंने सोचा कि बाबर जो है, चंगेज खां और तैमूर लंग का वंशज, तो ये भी आक्रमणकारी अर्थात लुटेरे थे। ये एक तरह जैसे आपके यहाँ डाकू चलते थे, उसी तरह से डकैत थे, आए लूटे चल दे। यही ये लोग सोच रहे थे कि अगर हम बाबर को निमंत्रण दें तो इनकी ही वंशावली का ये लोग भी है, लूटे चले गए, ते भी आएगा लूटेगा चला। तो इन्होंने निमंत्रण भेजा। और भाई साहब जान लीजिए, चोरी वहीं होती है जहां घर में भेद आता है। लंका तभी ढही जब विभीषण गया। तो ये भी एक सत्य है
तब तक लंका नहीं अजेय थी जब तक विभीषण बाहर नहीं आया। और उसी दिन से, जिस दिन से विभीषण निकल गया, उसी दिन से लंका अजेय नहीं रही। तो ये चीज है, कोई कितना ताकतवर हो, अगर घर का भेदी मिल जाए शत्रु को, तो समझ लीजिए उसकी ताकत खत्म हो चुकी है। अब वो सिर्फ एक ढांचा बचा हुआ है, उसकी एनर्जी सब समाप्त। तो ये लोगों ने इसे निमंत्रण दिया, और निमंत्रण ही नहीं दिया, कहा कि हम भारत में तुम्हारा जो उसके युद्ध में सहयोग करेंगे, तुम आओ। लेकिन भाइयों बातें हैं कि क्या होता है, सांप पालना। अगर हम अपने भाई बंधुओं के लिए सांप, अगर मेढक जो है सांप ले आता है कि अगला वो काट खा जाएगा, तो अगले दिन वह जब कोई नहीं मिले बचेगा, पहले तो वो उसी को खाएगा, लेकिन जब कोई नहीं बचेगा तो धीरे धीरे हमारे भी परिवार में, दूसरे भी मेढक के परिवार में वह जो बुलाया है उसके में भी वह डाल देगा हाथ, क्योंकि उसे भोजन ही चाहिए। और वह ये तो है नहीं कि दाल चावल सब्जी रोटी खा लेगा, उसे तो वही चाहिए। तो ये है, ऐसा करने से पहले सोचना भी चाहिए, लेकिन परिणाम क्या करें, नियति के हाथ में होता है। तो इन्होंने निमंत्रण दिया। अब ये पूरी तरह से बाबर अस्वस्थ हो गया कि अब हम आक्रमण कर ले जाएंगे, और वहां गया। बहुत कम सेना थी इसके पास, कम पैसे थे, जब जीता तब बढ़ाया। तो इसने जो है आक्रमण किया भारत पे पहली बार। कब आक्रमण किया था बताइए? पानीपत के युद्ध में हुआ था, पहली बार पानीपत का युद्ध हुआ था। पत का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526। बाबर आ गया, स्वयं भी चाहता था, और ये लोग निमंत्रण भी दे दिए, और सुविधा हो गई, क्योंकि अब घर का भेदी मिल चुका था। अब यह जो है, तो इब्राहिम की सेना से, वैसे देखिए एक सार्टिक है, पढ़ लीजिए, फिर काम में आएगी आगे, तभी से आगे बता रहे हैं। पान खा चल घर, जैसे हमारे भारत का ये फैशन है, लोग खाना पीना खिलाने के बाद दुकान पे मिल जाए, कहीं मिल जाए, तो लोग कहते हैं कि पान खा लीजिए। ये फैशन है, ये संस्कार है, अच्छा माना जाता है, शुभ मानते हैं लोग। तो अब उसी प्रकार से हम पान खा चल घर, पान खिलाए चला घरे, अपने घरे चला, अपने घर चला पलो खाएगा, ठीक है ना? तो ये है पान से पानीपत, खा से खानवा, चल से चंदेरी, घर से घाघरा। ठीक है, ठीक है, नोट करना तो कर लीजिए, नहीं तो आपके पास वीडियो तो पहुंच ही जाएगी, ठीक है ना? ते पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, ये 4 युद्ध हुआ, पान खा चला घरे। ये तने से का हो गया, 4 युद्ध हमें याद रहे। और ये भी सीरियल से, पहले पानीपत की हुई थी, खानवा की, चंदेरी की, घाघरा 1526, 1527, 1528 और 1529, लगातार आप जोड़ लीजिए 26 से, 4 साल हुई है, 4 युद्ध लगातार हुई है, हर साल एक युद्ध हुआ। तो ये है युद्ध है 4। अब चलिए पानीपत का आपको बताएं, पानीपत के युद्ध में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। तो पानीपत के युद्ध में क्या हुआ, पानीपत का युद्ध जो है, पानीपत कहाँ पड़ता है इस समय? हरियाणा। हरियाणा में पानीपत पड़ता है। इस समय पानीपत को क्या कहते हैं? बुनकरों का शहर।
आज जो है पानीपत को बुनकरों के शहर के नाम से जाना जाता है। नाम तो उसका पानीपत ही है, उसका ये उपनाम है बुनकरों का शहर, है ना। जैसे आगरा को क्या कहते हैं? पेठा नगरी। आगरा का नाम आगरा ही है, पेठा नगरी, ताज नगरी है। इत्र कहाँ का है? कन्नौज को इत्र नगरी कहते हैं, ठीक है ना। तो पानीपत का युद्ध क्योंकि इब्राहिम से ही लड़ना था, पहले से ही हम आपको बताए, कन्फर्म था। तो 1521 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में भाई लड़ाई झगड़ा करना है तो क्या करेंगे? मैदान करेंगे ना, किसी घर में लड़ लेवा। वो एक दूसरे ने थोड़ो रही है, पूरी सेना रहती थी। अब इनके पास, बाबर के पास हजारों की संख्या थी, 10-20 हजार रहे होंगे बस इतने। और इब्राहिम लोधी के पास लाखों में थी, 1 लाख 2 लाख कैसे 3-4 लाख ऐसे कुछ रहे, ठीक है। अब देखिए बाबर और इब्राहिम, बाबर, अब संख्या अगर हम जोड़ें तो बाबर सर्वथा हार जाएगा, लेकिन याद रखिए योग्यतम की उत्तरजीविता। जैसे मान लीजिए आप अपने उदाहरण के लिए, आप 5 भाई हो, आप यदि 5 भाई हैं, आपका पटीदार पड़ोसी जो सबसे बड़ा दुश्मन आप मानते हैं अकेला हो, आप 5 लोग यूपी पुलिस हो जाए मेहनत करके, बड़े मेहनत से, वो है अकेला जो है IAS हो जाए। कभी मिलके बराबरी नहीं कर सकते। वही बात योग्यता की है, इसकी योग्यता इनके योग्यता के हिसाब से कई गुना। सैलरी की भी बात कर लीजिए तो इनकी सैलरी 5 के मिला करके इसकी सैलरी के बराबर भी नहीं होगी। और जितनी सुविधा इसे मिलती है, अगर सुविधा खोजने लगेंगे तो इनकी सैलरी जो है कहानियां खत्म हो जाए। योग्यतम के उत्तरजीविता, ये की बाबर ने क्या, उसका नाम आज तक अमर है, उसके पिता का नाम सिर्फ उसके नाते जाना जाता, नहीं तो अगर बाबर का ना होता तो उसके पिता का नाम कोई लेबे नहीं करता, जन्मे नहीं करता। जैसे बहुत से शासक रहे हैं, कोई नाम नहीं जानता। तो योग्यता के नाते, अपने के नाते अपने पिता का जो है नाम संसार में अमर कर दिया है। नहीं तो हमें क्या जरूरत थी उम्र से ही मिर्जा को पढ़ने की। तो ये है, तो बाबर जो था इसके पास योग्य किस्म के सैनिक थे और ये सब अच्छी तरह से दीक्षित थे, युद्ध प्रवीण थे। लेकिन इब्राहिम के सैनिक ऐसे नहीं थे, अच्छी तरह से प्रवीण युद्ध कौशल नहीं थे, युद्ध निपुण, कला में निपुण थे। और यह बहुत महत्वपूर्ण है, एक व्यक्ति अच्छा युद्ध कौशल वाला 100 व्यक्तियों पे अकेले भारी होता, लेकिन 4 लोग दौड़ाए किसी को क्या कर पाएंगे। जब एक लोग अगर अच्छा धावक है, दौड़ा रहा है तो नहीं दौड़ सकता। आप जब भी देखिए, कभी भी रेस में आप लोग जाते हैं, एक व्यक्ति जीतता है, सब मेहनत करने वाले होते हैं, ऐसी बात नहीं। उसकी उस समय योग्यता जिसकी ज्यादा होती है वही जाकर के बाजी लेके जाता है। बहुत से लोग जीवन भर दौड़ते रह जाते, कभी दौड़िए नहीं निकाल पाते। योग्यता की बात जरूरत थी। यह युद्ध 3.5 घंटे का हुआ था भाई, 3.5 घंटे का लगभग। अब ये लड़ाई हुई तो क्यों घड़ी लेके ना देखा बैठ के घड़ी नहीं आ रही, बंद करा 3.5 घंटा।
युद्ध में, लड़ाई झगड़े में ऐसा घड़ी नहीं होती है, एक अनुमान लगा लेते हैं। तो उसी अनुमान के अंदर लगभग 3.5 घंटे का युद्ध हुआ। इसका मंत्री इसे कह रहा था इब्राहिम लोदी से कि आज भाग चले, कल युद्ध किया जाए, लेकिन यह तैयार नहीं था। पानीपत का युद्ध बड़ा इंटरेस्टेड है, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ पढ़ना है, युद्ध नहीं यहाँ करना। हमारी युद्ध परीक्षा से हमें अपनी योग्यता वहां दिखानी। तो यह जो है 3.5 घंटे के युद्ध में, लेकिन ये भागना नहीं चाहते थे। भारतीयों की पुरानी परंपरा है, या तो वीर गति चाहिए या तो जीत चाहिए, और परिस्थितियां हमेशा पक्ष में नहीं होती। अगर भाग गया होता इब्राहिम लोदी उस दिन, दूसरे दिन के लिए युद्ध करता, तो शायद आज जो है भारत का नक्शा कुछ अलग होता। लेकिन इन्होंने वीर गति के लिए तैयार हो गए, और इनका जो है, लेकिन इसके विपरीत बाबर इब्राहिम की सेना को देख के डर गया। वह कभी भी इतनी बड़ी संख्या से युद्ध नहीं किया था। यह चाहता था कि जो है, अब जैसे इसे लेके मालूम पड़ता था कि हम सागर में, जैसे कोई तालाब में तैरता हो, एकाएक क्या हो जाए, सागर आ जाए, सागर में तैरना कर उठा के ले जा कर दिया जाए, तो व्यक्ति दहक जाएगा। उसी तरह से सेम दिक्कत आई थी बाबर को। बाबर को भी ये दिक्कत आई। ये सोच रहा था कि मैं भाग जाऊं, पहले यह भागना ही चाहता था। देखो सोच का अंतर। इब्राहिम युद्ध भूमि से नहीं जाना चाहता था, लेकिन यह पहले ही सोच लिया था कि अगर ना टक्कर के भाग ले। लेकिन इसने एक चीज भारतीयों की जाना था, भारतीय जो है कभी भागते हुए लोगों पे वार नहीं करते, भागते हुए लोगों पर वार नहीं करते। यह चीज इसको पता थी कि अगर हम लड़ेंगे भी, अगर भागने लगेंगे तो लोग अपने जश्न मनाएंगे जीत की खुशी में, लेकिन हमें मारने के लिए दौड़ाएंगे नहीं। यह भारतीयों को, चलिए लाइट कट गई थी, आ गई है, ठीक है। तो यह जो है बाबर ने यह सोचा कि चलो हम लड़ ले, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हाल है, अगर हम जीतने लायक रहेंगे तो जीतेंगे, नहीं तो भाग जाएंगे। यही देखिए सोच की प्रॉब्लम। बाबर लड़ा, लेकिन बाबर ने इस युद्ध में, देखिए बाबर के 4 बेटे थे, 4 बेटे, हुका अही 4 बेटे थे। सीरियल क्रम है एकदम। हु से हुमायूं, का से कामरान, आ से अस्करी, ही से हिंदा। इसके 4 बेटे थे। हर बाप अपने बेटे को अपने बिजनेस के गुण सिखाना चाहता है। बनिया का लड़का है तो बनिया का काम का सिखाएगा, अध्यापक का लड़का है तो अध्यापन का काम सिखाएगा, मजदूर का बेटा है तो मजदूरी सिखाएगा। तो अपने बच्चों को लोग, अब ये पहले तो राजपाट जो था, तो इसमें राजा का लड़का वो है भावी राजा ही था, इसलिए वह जो है उसे राज के कार्य में लगाते थे। तो यह जो है, यह युद्ध में अपने बड़े बेटे हुमायूं को लेके आए थे। पहले नंबर का, दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर का, सबसे छोटा इंदाल था। तो यह है सीरियल लिखा हूं। तो हुमायूं को लेके पानीपत के युद्ध में आया था कि युद्ध कैसे लड़ी जाती है, हमारे संरक्षण में देख लो, फ्यूचर में तो तुम्हें ही लड़ना, ठीक है। जैसे देखिए हम भी कभी कभी अपने बेटों को लेके आते हैं। तो ये है, आपको एक छोटी सी वीडियो ABCD वाली पढ़ा दिए हैं वो। तो ये है क्या, तो हर लोग अपने बच्चों को
अपना पेशा सिखाना चाहते हैं, वह भले दूसरे का पेशा सीख ले, लेकिन सिखाना अपना ही चाहते हैं। तो देखिए, यह लिवा के आया था पानीपत के मैदान में। पानीपत का युद्ध भारतीय इतिहास के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरा इतिहास ही बदल दिया था। 3.5 घंटे के, लगभग 3.5 घंटे का युद्ध पूरा भारतीय इतिहास चेंज कर दिया। अगर यह हार जाता बाबर, तो अकबर या कोई चीज किसी का नाम ही नहीं आता भारत में, लेकिन जीत गया, यह सबसे महत्वपूर्ण था। तो यह चीज है। तो पानीपत के मैदान में यह हुआ। अब इसके जो थे, इसने इस युद्ध में तुलगमा युद्ध पद्धति लागू की। तुलगमा युद्ध पद्धति इसमें इसने लागू किया था। तुलगमा युद्ध पद्धति क्या है? छापामार, जो बाद में शिवाजी अपनाए। तो तुलगमा युद्ध पद्धति का इसे इस्तेमाल किया था। यह तुलगमा, पहले वाली जो तुलगमा थी, इसका मतलब था कि पहले कुछ सैनिकों को भेज दो, स्वयं मत जाओ, क्योंकि अगर सेना नायक मर गया तो युद्ध वही निर्णय हो जाता था। आज का नहीं है कि हमारा सैनिक, अंतिम सैनिक जो उसी जोश से लड़ता जैसे पहले जोश पे रहता, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। सेना नायक मारा गया, पूरी सेना बिखर गई, और वो गाजर मूड़ी जैसे काटते हैं वैसे काटे जाते थे, और या तो ये कुछ बच जाते थे, युद्ध बंदी हो जाते थे, तो उन्हें दास या गुलाम बना लिया जाता था। तो यह जो है, तो तुलगमा युद्ध पद्धति उसने लगाया, कुछ सैनिकों को भेज दो। और इसने जब कुछ सैनिकों को भेजा तो वो सोचे कि इतने हमें, अब तो हम बहादुर हैं। उसके बाद इन लड़ने लगे, और वो कुशल सैनिक थे, उन्हें कुछ काटे। कुछ समय बाद उसने कुछ सैनिकों को पीछे से भेज दिया। भारतीय परंपरा के अनुसार था क्या है कि सामने से ही युद्ध करना, पीठ पे वार हम नहीं करते थे। आज की बात नहीं हम कर रहे, पहले की बात है। पीठ पे वार नहीं करते थे, सामने वार करते थे, सीने पे वार होता था। लेकिन देखिए, इनके यहाँ ऐसा कोई पद्धति नहीं थी। तुर्कों में ऐसी कोई पद्धति नहीं थी, जहां पावा काट के रख जाओ। तो ये था, तो इन्होंने पीछे से कुछ सैनिक भेज दिए, इससे उनकी सेना तबाह हुई। और दूसरी महत्वपूर्ण बात थी इसके लिए, कौन सी? तोप खाने का प्रयोग हुआ था यहाँ भारत में पहली बार। यह प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। पहली बार तोप खाने का प्रयोग कब हुआ था, किस युद्ध में हुआ था? अब वो प्रश्न पूछने वाले के ऊपर है, कितने तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। लेकिन पहली बार प्रयोग हुआ था, बाबर ने किया था, और पानीपत के युद्ध में 21 अप्रैल 1526 में किया था। अब तोप, इनके पास तो तोप थी नहीं, दूर से वार करती थी। एक गोला गिरता तो हजारों सैनिकों, हजारों मतलब गिनती नहीं की जाती थी कि कई जने मरने, मतलब हजारों, 1000, 2000, 4000, 10,000, 5000 जो भी बचे, एक गोला दूसरा गिरा। तो ये है, इसके पास ये पहली बार तोप भी लागू किया था। अब ये जो है, इसके जो है 2 प्रमुख निशानेबाज थे। कौन थे? चलिए, एक हम बता दे रहे हैं, दूसरा आप बताइए। मुस्तफा कमाल पाशा। आप दूसरा बताइए। एक था मुस्तफा कमाल पाशा, दूसरा कौन था?
चलिए, आपने बता दिया कौन था? उस्ताद अली। जहांगीर के समय में मंसूर चित्रकार था, ठीक है ना? ठीक है, देखिए उस्ताद अली और मुस्तफा, ये निशानेबाज थे, ये अचूक निशानेबाज थे। इनाय की ढेला मरला देला दूसरी जगह चल जाए, वहीं लगी। अगर सर पे निशान मारने हैं तो सरे पे लगेगा, कन्फर्म लगेगा। इतने अच्छे कुशल निशानेबाज थे। अगर आपके नाक पे निशाना बना दिए तो नाक पे लगेगा, आंख पे बना दिए तो आंख पे निशाना लगेगा। ये अचूक निशानेबाज थे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। ते लोग जहां देखते थे जहां सैनिक हमारे कमजोर पड़ रहे हैं वहां भेज दिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। अरे तो इनके जैसे अगर हमारे 2 ठो मर रहे हैं, उनके 20,000 मर रहे हैं, तो 2 ठो मरने दीजिए। क्योंकि हमें इस समय युद्ध जीतना, दोनों पक्षों का युद्ध जीतना होता। युद्ध मैदान में दोनों ये सिर्फ यही चाहते हैं कि हम युद्ध जीतेंगे, कोई हारना नहीं चाहता, लेकिन एक ही पक्ष जीतता। तो दोनों में था, तो ये चीज थी, ये जो महत्वपूर्ण था, ठीक है ना? तो इस कारण से भी वह युद्ध जीता। लेकिन अब बंद करेंगे क्योंकि समय अभाव है। अब कल मिलेंगे फिर आपके अपने चैनल टारगेट विथ एसपी सर पे आगे लेकर के, ठीक है? तब तक के लिए आपको देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।